हेलो फ्रेंड्स, आई एम भावना बंसल एंड यू आर वाचिंग लॉ अभ्यास। फ्रेंड्स, हम आज से सीआरपीसी की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सीआरपीसी को पढ़ेंगे। तो बट उससे पहले आज हम सीआरपीसी के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। ये देखेंगे कि इसको लाने का पर्पस क्या था, ये कब लाई गई, क्यों लाई गई, राइट। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो एज यू नो कि सीआरपीसी एक क्रिमिनल लॉ है और क्रिमिनल लॉ को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सब्सटैंटिव लॉ यानी कि मौलिक विधि, प्रोसीजर लॉ यानी कि प्रक्रियात्मक विधि। तो देखिए, सब्सटैंटिव लॉ वो लॉज होते हैं जिनमें किसी की राइट्स एंड लाइबिलिटीज को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। जिसमें राइट्स और लाइबिलिटीज बताई गई वो हो गए हमारे सब्सटैंटिव लॉज। या फिर हम दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं कि ऐसे लॉज जिनमें ऑफेंस को डिफाइन किया जाए और साथ साथ उसकी पनिशमेंट बताई जाए वो कहलाते हैं सब्सटैंटिव लॉज। फॉर एग्जाम्पल आईपीसी। आईपीसी के सेक्शन 378 को देखिए। 378 में थेफ्ट को डिफाइन किया गया है, राइट। और सेक्शन 379 में उसकी पनिशमेंट दी गई है। तो आईपीसी कैसा लॉ हो गया? आईपीसी एक सब्सटैंटिव लॉ हो गया, समझ गए। अब सेकंड चीज आती है कि ये प्रोसीजर लॉज क्या होते हैं। प्रोसीजर लॉज वो लॉज होते हैं जो सब्सटैंटिव लॉ के ही प्रोसीजर को बताते हैं। उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, उसका मैनर क्या होगा, कौन सा तरीका अपनाया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोसीजर लॉ में लिखी गई हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल सीआरपीसी। सीआरपीसी एक प्रोसीजर लॉ है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर प्रोसीजर लॉज नहीं होते तो जो सब्सटैंटिव लॉज थे उनका कोई एग्जिस्टेंस उनका कोई वर्थ नहीं होती, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। इट मीन्स ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक, ठीक है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ठीक है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो सीआरपीसी बनाई गई थी, सीआरपीसी कब आई थी एनफोर्स में? सीआरपीसी जो बनाई गई थी 1973 की, वो बनाई गई थी आईपीसी 1860 को के एडमिनिस्ट्रेशन को समझाने के लिए। इसको किस तरीके से, किस मैनर में फॉलो किया जाएगा, ये सारी चीज़ डिस्कस करने के लिए ही सीआरपीसी को बनाया गया, राइट। ठीक। नेक्स्ट चीज आती है कि अभी हमने कहा कि सीआरपीसी एक प्रोसीजर लॉ है, तो फिर प्रोसीजर लॉज का फंक्शन क्या होता है? देखिए, प्रोसीजर लॉ जो होते हैं वो आपको बताएगा कि आप केस फाइल करते हैं तो आप जुरिडिक्शन कौन सा अपनाएंगे, ठीक है, किस सिटी में केस करेंगे, कौन सी कोर्ट में करेंगे, ठीक है, और आप जस्टिस लेने के लिए किस तरीके की चीज़ों को अप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आपका कि कौन से वेज आप यूज़ करेंगे जिससे आपको इफेक्चुअल डिसीजन मिल सके, ठीक है। एविडेंस पेश करेंगे, विटनेसेस को पेश करेंगे, ये सारी चीज़ें कहाँ पर दे रखी हैं? ये हमें सब चीज़ें फंक्शंस देता है प्रोसीजरल लॉ, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है। देखिए, जब हम बिगनर होते हैं तब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि कहीं पर एक्ट लिखा है जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और कहीं पर कोड लिखा है जैसे इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कहीं पर ऑर्डिनेंस लिखा है। तो इन सब में डिफरेंस क्या है ना। तो देखिए, एक्ट जो होता है, जब कोई बिल किसी हाउस में इंट्रोड्यूस होने के बाद वहाँ पर वहाँ पर पास हो जाता है, फिर उसके बाद दूसरे हाउस में जाता है, वहाँ पास हो जाता है, उसके बाद वो प्रेसिडेंट की असेंट के लिए यानी कि उनकी मंजूरी के लिए जाता है, और जब प्रेसिडेंट उसको मंजूरी दे देते हैं, अपने साइन कर देते हैं, उसके बाद वो बिल ऑफिशियल गजट में एक्ट का रूप ले लेता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? जब प्रेसिडेंट इमरजेंसी के दौरान या किसी स्पेशल प्रोविज़न में
प्रेसिडेंट या गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर किसी बिल को डायरेक्ट अपनी असाइन दे देते हैं, मंजूरी दे देते हैं, तब उस कंडीशन में वो बिल ऑर्डिनेंस बन जाता है। आज हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की। तो ये कोड क्या होता है, राइट? देखिए, जब बहुत सारे लॉज कोडिफाई कर दिए जाते हैं, यानी कि उनको कंपाइल कर दिया जाता है, एक जगह पर मिला दिया जाता है, तब वो लॉज कोड का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, यानी बहुत सारे लॉज कंपाइल होकर कोड बनाते हैं। ओके, अभी अगर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कि एक कोड है, यानी कि कई सारे लॉज से मिलकर बना होगा, तो इट मीन्स उसका हिस्टोरिकल कुछ बैकग्राउंड भी रहा होगा। तो आइए जानते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। देखिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के आने से पहले कोई यूनिफॉर्म यानी कि एक समान लॉ इंडिया पे अप्लाई नहीं होता था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से रिलेटेड। क्रिमिनल प्रोसीजर का कोई भी एक लॉ नहीं था, क्योंकि बहुत सारी प्रेसिडेंसी टाउन्स थी, हर प्रेसिडेंसी टाउन में अलग अलग अपने अपने लॉज वो वहाँ पे चलाती थी। ठीक है, सेपरेट एक्ट्स थे। ठीक है, नेक्स्ट, फिर उसके बाद क्या हुआ, टाइम जैसे जैसे बढ़ता चला गया, प्रेसिडेंसी टाउन्स के जो एक्ट्स थे उनको कंसोलिडेट करके एक एक्ट बनाया, क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1852। ठीक है, और ये एक्ट बाद में रिप्लेस हुआ हाई कोर्ट प्रोसीजर एक्ट 1865 के थ्रू। ठीक, नेक्स्ट आता है कि अभी ये चीज़ हो रही है, बहुत सारे लॉज बन रहे हैं। ठीक, टाइम टू टाइम उनमें अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, तो बहुत सारी कमेटीज़ भी बनी, जैसे कि 14 रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 1958, 37th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 1967, 41st रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 1969, जॉइंट कमेटी ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बिल 1970, report of the expert committee on the legal aid procedural justice to the pupil 1973। और शायद यही वो लॉ रहा होगा, समझ रहे हैं आप, जिसके थ्रू, यही कमेटी रही होगी जिसके थ्रू CRPC 1973 बनी है, राइट? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, अगर ये सारी कमिटीज थी, तो इससे पहले भी कोई ना कोई 1973 से पहले भी कोई ना कोई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तो रहा होगा ना। तो वो कौन सा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था? तो देखिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के आने से पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 था, जिससे 1973 जो आज की डेट में हम पढ़ते हैं उसने रिप्लेस किया। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 बना 25 जनवरी 1974 को, एनफोर्समेंट में आया 1 अप्रैल 1974 को। ठीक है, और आज की डेट में यानी कि आफ्टर 31 अक्टूबर 2019, ये वो डेट है जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 जो है वो डिलीट कर दी गई थी और उसका एनफोर्समेंट हो गया था। तो तब से अब पूरे होल इंडिया में, इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द लद्दाख, पूरे इंडिया में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 अप्लाई होता है। ठीक है, बस कहाँ अप्लाई नहीं होता है? तो नहीं अप्लाई होता है नागालैंड में और ट्राइबल एरियाज में। ट्राइबल एरियाज कौन से? जो शेड्यूल 6 में दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 6 में जो ट्राइबल एरियाज दे रखे हैं, उन एरियाज में और नागालैंड में CRPC अप्लाई नहीं होती, एक्सेप्ट चैप्टर 8, चैप्टर 10 एंड द चैप्टर 11। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर कोई नया लॉ आया है तो कुछ ना कुछ उसकी अपनी कुछ फीचर्स भी रहे होंगे। तो इसमें क्या ऐसी खासियत थी कि इस लॉ को लेकर आया गया? तो देखिए, द
Criminal Procedure Code 1973 provides a uniform set of criminal codes throughout the country. अभी हमने बैकग्राउंड में देखा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, कि उस जब प्रेसिडेंसी टाउन्स चलती थी तब हर जगह पर अपने लॉज चलते थे, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, एक समान लॉ नहीं अप्लाई होते थे। बट 1973 के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के आने के बाद से अब क्रिमिनल कोड जो हैं वो यूनिफॉर्म सेट बन गया पूरे इंडिया में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट फीचर है इंडिजेंट पर्सन आर गिवन फ्री लीगल एड इन ऑल सेशन केसेस। यानी कि जो पुअर पर्सन है, जिसके पास मीन्स नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, तब उस कंडीशन में जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके थ्रू उसे फ्री लीगल एड की सुविधा दी गई है। ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलेगी आपको, आर्टिकल 39A में। ठीक है, आर्टिकल 39A जो कि एक DPSP है, वो भी फ्री लीगल एड की बात करता है। वहीं सेक्शन 304 ऑफ द CRPC फ्री लीगल एड को प्रोवाइड करता है। देखिए, नेक्स्ट फीचर है सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। यानी कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करना। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 50 देखते हैं जो कि एक DPSP है, वो भी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी की बात करता है एग्जीक्यूटिव से। वहीं अगर आप सेक्शन 6 देखेंगे CRPC में, तो सेक्शन 6 ऑफ द CRPC में आपको कोड का कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा कि कौन कौन सी कोड्स होंगी। उसमें लास्ट नंबर पे आप एक्ट देखिए, उसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अलग रखा गया है। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया? एक फेयर जुडिशरी को फेयर बनाने के लिए, यानी कि वो किसी के प्रति पार्शियलिटी ना रख पाए, इसीलिए इस फीचर को ऐड किया गया। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है CRPC का। ठीक है, किसी नेक्स्ट स्लाइड में, किसी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि सेपरेशन किया गया जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से। ओके, नेक्स्ट आता है ट्रायल बाय द ज्यूरी इज एबॉलिश। ये ज्यूरी क्या होती है? आपने रुस्तम मूवी तो देखी होगी, नहीं देखी तो अब देख लीजिए उसका लास्ट पार्ट। देखिए, ज्यूरी जो थी वो उस टाइम पे डिसाइड करती थी केसेस में, वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करती थी डिसीजन में। वो CRPC 1973 के आने के बाद एबॉलिश कर दी गई, ख़त्म कर दी गया उसके सिस्टम को। नेक्स्ट आता है बिफोर अवॉर्डिंग पनिशमेंट एक्यूज इज गिवन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट हिज केस। 1973 की CRPC आने से पहले एक्यूज्ड को कोई चांस नहीं मिलता था, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी कि वो अपनी बात रख सके। बट इस CRPC ने उसको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि वो भी कोर्ट में प्रेजेंट रह सकता है। ठीक है, और वो भी हियरिंग में पार्टिसिपेट ले सकता है। ओके, नेक्स्ट फीचर है ऑल द जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल फंक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक, जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, वो सब हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, यानी कि इसको आंसरेबल होंगे। ओके, तो क्या नेक्स्ट आता है द सिस्टम ऑफ द प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट्स has been extended to all the cities with the population of more than 1 million. These cities will be called metropolitan areas. ऐसी cities जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, ऐसी cities में प्रेसिडेंशियल मजिस्ट्रेट को रखा जाएगा और ऐसे एरियाज़ कहलाएंगे मेट्रोपॉलिटन एरियाज़, और ऐसे मजिस्ट्रेट को बोलेंगे हम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, ये फीचर कहाँ पर दे रखा है ये आप मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट पॉइंट है द एग्रीवेट पर्सन विल हैव द राइट टू सेंड द इंफॉर्मेशन बाय द पोस्ट टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस इफ अ पुलिस ऑफिसर रिफ्यूजेस टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ ऑफेंस। अगर किसी एग्रीवेट यानी पीड़ित व्यक्ति की रिपोर्ट पुलिस रिकॉर्ड करने से मना कर देती है, तो उस कंडीशन में वो डायरेक्टली
उसके सुपीरियर ऑफिसर के पास जा सकता है। ये कहाँ प्रोवाइडेड है? ये प्रोवाइडेड है हमें सेक्शन 154 सबसेक्शन 3 में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टीज हैव बीन गिवन राइट टू कंपाउंड द केस विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टीज। ठीक है, पार्टी की डेथ के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट की परमिशन से उस केस को कंपाउंड भी कर सकते हैं, मतलब उसमें समझौता भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सीआरपीसी 1973 के थ्रू अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर दे रखा है। ठीक है, ये कौन होते हैं? ये होते हैं वो एडवोकेट्स जो कि गवर्नमेंट की तरफ से केस को लड़ते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे प्रोवाइडेड है? ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 24 एंड 25 ऑफ द सीआरपीसी। नेक्स्ट पॉइंट है द पीरियड of the detention in jail during remand shall be counted against the sentence of the imprisonment ultimately awarded in the case। अगर किसी पर्सन को ड्यूरिंग द केस चल रहा है उस दौरान वो जेल में है या उसे कुछ टाइम की बेल से पहले कुछ टाइम की ऑलरेडी जेल हो चुकी है, तो उस कंडीशन में जब उसको फाइनल डिटेंशन दी जाएगी तो वो जितने दिन जेल ऑलरेडी काट चुका है वो टाइम उसमें से अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, वो टाइम भी यानी कि वो टाइम भी जो है वो उसमें गिना जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए किसी पर्सन को 5 साल की जेल होती है और वो ऑलरेडी 2 साल जेल पेंडेंसी के दौरान ऑलरेडी जेल में रह चुका है, तो वो 2 साल उसमें से डिडक्ट कर दिए जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे, तो अभी उसे सिर्फ 3 साल की जेल होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नो अरेस्टेड पर्सन कैन बी कैप्ट अंडर डिटेंशन बाय पुलिस फॉर मोर देन 24 आवर्स विदाउट बीइंग प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट। अगर किसी पर्सन को पुलिस ने अरेस्ट किया, ठीक है, तो वो पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे तक, ठीक है, 24 घंटे तक ही पुलिस कस्टडी में रहेगा। उसके बाद पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने उस पेश करना ही पड़ेगा उस गिरफ्तार इंसान को। ठीक है, तो और ये कहाँ पर दे रखा है? ये दे रखा है सेक्शन 167 में इसका प्रोसीजर दे रखा है कि वो किस तरीके से अगर कोर्ट को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है तब उसका टाइम बढ़ा देना चाहिए, किस तरीके से। ये प्रोसीजर को हम किसी अदर वीडियो में बहुत बड़ी 167 को जब हम डिस्कस करेंगे तब हम इसको आगे बताएंगे। ओके, अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि कोई भी अरेस्टेड पर्सन है उसको पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे के लिए रख सकती है, उसके बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना ही पड़ेगा। ओके, दैट इट फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि ऐसी नॉलेजेबल लॉ से रिलेटेड वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहें। देन साइनिंग ऑफ, बाय।